भेजा था यो मैम। यस मैम। है ना, आपकी साइट पर है, तो वहां पे मैंने आपको लिंक भी भेजा, बाकी के पेपर भी देख सकते हो, आप लगा लेना जिन जिन के अभी प्रैक्टिस पेपर चल रहे, किसी किसी के प्री बोर्ड भी है ना, कहाँ गया वो हरीश, प्री बोर्ड है ना तेरे, ये दूसरा वाला हरीश है, एक और हरीश है, उसके भी प्री बोर्ड हो रहे हैं, उसके बोर्ड्स अगले साल होंगे, तो जो पेपर हो वो बेटा देख लेना इनसे, है हंस रही है, ऐसे हंसते नहीं है, दूसरी कंडीशन पे होगा, तुम्हारे स्कूल वाले कल बोलते हम प्री बोर्ड रख रहे हैं, हम स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक करेगा है, तू रहने दे, तेरे से होली बेटा, इधर आइए बेटा जी, इकोलॉजी के कितने चैप्टर है अपने पास? 4 5 5 है, 5 भैया 4 मैम 4 है। 4 से लग रहा है मुझे, ठीक है। इकोलॉजी जो है ना, उसको ना एक बार रिकॉल करना हमारा साथ में जरूरी है। देखो इकोलॉजी है तो इजी, लेकिन नंबर नहीं आते उसमें, और नंबर ना आने का रीजन ये होता है क्योंकि आपको पता नहीं की पॉइंट्स क्या है उसके, ठीक है। तो जनरली तो कोई भी कुछ भी लिख देगा, एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन, लेकिन नंबर नहीं मिलते उन आंसर्स पे, राइट। तो एक बार इकोलॉजी मेरे साथ रिवाइज कर लो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तो हम लोग मंडे से इकोलॉजी रिवाइज करेंगे, ठीक है? यस मैम। ठीक है, तो क्योंकि उसे टाइम लगेगा रिवाइज करने में, लास्ट लेक्चर 17 को है ना, तो ये भी इकोलॉजी का रखेंगे। अब जिसके लिए जरा हमारा सूर्यांश बहुत समय से बोल रहा है कि मैम वो करा दो इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन हम लोग फ्राइडे को रखते हैं, ठीक है, फ्राइडे एंड सैटरडे, यो यस मैम। मैम। क्योंकि इवोल्यूशन भी आपके लिए जिंदगी में थोड़ा दुख लेकर आया है ना, यस मैम। तो फ्राइडे सैटरडे इवोल्यूशन करते, उस दिन तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास भी होगी मेरे साथ, करेक्ट? होती है ना फ्राइडे को? एक्स्ट्रा क्लासेस तो यो बंद होगी। इवोल्यूशन खत्म नहीं होगा तेरा, बता लू या ना लू क्लास? मैम ले लो। ले लो। लेने दे भाई मेरे को एक क्लास, कितने दिन रह गए हमारे साथ में, देखो अभी भी मना कर रहे हैं, बताओ, थोड़े दिन की तो बात है, फिर कहाँ मिलेंगे हम, है ना। ये ऐसे कर देते, अरे ये क्या हो गया, ठीक है। तो इवोल्यूशन का तक करेंगे, देन इकोलॉजी का पार्ट खत्म करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग की यूनिट मैक्सिमम हमने बहुत बार रिवाइज करी है ना, तो वो फिर भी आपसे हो जाएगी। इनकेस किसी को स्पेसिफिक किसी चीज में दिक्कत है, तो अभी तुम्हारे पास समय है, 2 हफ्ते हैं, आई एम हियर, लेट मी नो। चलो इसे ओपन करते हैं। अभी इसमें एक एक किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कितने लाइन्स लिखनी चाहिए, तो उसको आज कवर ही कर लेंगे। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, इसमें पहली इंस्ट्रक्शन वही है यार, कि कुछ बच्चे ने ऐसे किया था, जैसे आंसर नंबर 12 लिखा है, उसका ए पार्ट है तो उसके साथ ए लिखो, बी पार्ट है तो बी लिखो, पूरा लिखो यार आंसर नंबर 12 का बी, गैस पे मत छोड़ा करो। लेकिन एक बार एक किया था, आंसर नंबर 12 का ए यहाँ लिखा था, 2 पेज छोड़ के आंसर नंबर 12 का बी पार्ट लिखा था। अबे एक साथ करना आंसर, आगे पीछे मत करना पार्ट्स को, ओके, समझ आई? मार्किंग में गलती हो यस। जाती है टीचर से, ठीक है। बाकी कंपल्सरी क्वेश्चंस है। अब आपको देखो, एक चीज याद रखना है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एमसीक्यूज है 1 मार्क के हैं, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मतलब सारे अटेम्प्ट करने, यस मैम। बिल्कुल। अगर बम्बे को अगर कुछ नहीं आता तो एक बार लगा सकते हो, लेकिन सारे अटेम्प्ट करके आने हैं। सेकंड चीज, पहले जो क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में वर्ड्स लिखने 30 से 40, दैट मींस कितनी लाइंस होगी अप्रोक्सीमेटली? 3 to 5 4 to 5। ज्यादा लाइन बोल देगा तुम, 2 to 3 में हो जाती है ये, मैक्सिमम 4 चली जाएगी, इतने में खत्म हो जाता है यार, ठीक है। 2 to 4 लाइंस सफिशिएंट है, 4 लाइन से ज्यादा क्या लिखोगे, तो ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। हाँ अगर कोई डिफरेंशिएट वाला आ गया, फिर तो तुम उसके अंदर पॉइंट्स बनाते चले जाओगे, दैट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट, पर उतनी लाइंस बहुत होती है। सेक्शन सी, ये है हमारा 3 मार्क का क्वेश्चन, उसमें इसी को डबल कर लो, कितनी लाइंस होगी लगभग? 8 से 12 के बीच 8 to 12 लाइंस। हाँ 8 to 12 लाइन, इसी को डबल कर लिया। 5 मार्क के क्वेश्चन में मैंने तुमको आंसर बनाना सिखाया, फॉर्मेट याद है? यस यो मैम। मैम। कितने पेज हो एटलीस्ट, पेज साइड वाइज बोल रही हूँ मैं, पेज का एक साइड 2.5। 2.5। यानी कि टोटल पेज तो वैसे 1.5 हुआ है ना, 1.5 पेज, यस मैम। है ना। तो 1 2 3, 3 साइड्स आएगी, राइट। गुड, ट्राई करना कि 5 नंबर के क्वेश्चन में इफ पॉसिबल मेक डायग्राम, बहुत वेटेज हो जाती है डायग्राम, सिर्फ डायग्राम बनाने से, क्योंकि ऐसा नहीं होगा यार, अगर तुमने सही डायग्राम बनाया है ना, तो तुमको आधा नंबर तो देंगे ही, छोड़ थोड़ी देंगे वो, देना ही पड़ेगा उनको, किसी ने इतनी मेहनत करी है तो, नहीं। चलो ये लिखा भी है, डायग्राम ड्रॉ करो जहां जहां पे रिक्वायर्ड है, तो 5 नंबर में तो ड्रॉ कर ही दो अगर पॉसिबल आते हैं। एक बार नीचे, ये तुमको आता है,
लेकिन ये क्वेश्चन देखो, इस एक लाइन से कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं ना, ये बहुत इंप्रेसिव है। अ फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ ए टिपिकल डाइकॉट एट ए टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये जो गेमेटोफाइट हमने बनाया था उसमें हमने दो चीजें पढ़ी थी कि इसमें सेल कितने होते हैं और इसमें न्यूक्लियाई कितने होते हैं। याद हमें ये रखना है, न्यूक्लियाई का नंबर ज्यादा होता है या सेल का? न्यूक्लियर। दो ही नंबर थे, एक था 8 और एक था 7। यही कंफ्यूजन होगी, तो याद रखना न्यूक्लियाई का नंबर ज्यादा था तो 8 उसे दे दो और सेल को 7 दे दो। अब क्वेश्चन में वो तुमसे सेल पूछ रहा है तो आंसर क्या होगा? 7 cells. बी ऑप्शन। बी B ऑप्शन। ठीक है। तो कंफ्यूजन इसी में हो सकती थी और इसमें बड़ी जेन्युइन कंफ्यूजन हो सकती थी। अगर इसी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस बच्चे से नहीं होगा। तो प्लीज वहां पे लिख लो, कौन सा पेज नंबर था ये? पेज नंबर 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्टेज कल तो कराया यार, 27. 27। ठीक है, तो वहां पे अंडरलाइन कर लो, वहां पे ये लिख लो सेल और न्यूक्लियर। सेल न्यूक्लियर है मोर, सेल इज लेस। ये बात लिख लीजिए प्लीज ताकि आपको याद रह जाए। नीचे आते हैं, द मेथड टू डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू एन ओवम। देखो कीवर्ड क्या है इसके अंदर, डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया तुमने स्पर्म को एग के अंदर, तो डायरेक्टली इंजेक्ट किया। इसके अलावा एक और कीवर्ड बन सकता है कि जो मेल है फर्टिलिटी इशू। हमने मोस्टली ना बात फीमेल के इश्यूज की है, लेकिन इस चैप्टर में बहुत कम जगहों पे हमने मेल फर्टिलिटी की बात की। तो मेल फर्टिलिटी अगर इश्यू है ना, उस केस में हम स्पेसिफिक स्पर्म लेते हैं और सीधा ओवम के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, तो अब कल का क्या होमवर्क है? देखो हर बार का होमवर्क अलग होता है। आपने जो होमवर्क भेजा मेरे पास है, एक दो बच्चों का रहता है, चेक करके भेज दूंगी। गुड जॉब यार, सुबह सुबह होमवर्क कर दिया भाई तुमने, नाइस। कल का होमवर्क है हमारा मॉक खेलेंगे, ठीक है? यस मैम। जो टॉपिक बोल रही हूँ बस उसी से मॉक लूंगी और एनसीईआरटी बेस्ड लूंगी, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछूंगी, लेकिन पढ़ के आना पड़ेगा। तो मेरे को फटाफट वो पेज खोल के बताओ एनसीईआरटी का, जहाँ पर ये गिफ्ट सब कुछ लिखा है। मैम आप जो लोगे ये थ्योरी बेस्ड लोगे ना या ऑब्जेक्टिव? ओके बताऊं, मैम 64 नंबर। मॉक है यार, 64। मॉक है यार, वो तो मेरी मर्जी, मैं तो डायग्राम भी दिखा के पूछ सकती हूँ तुझसे, है ना? पेज नंबर 64। मैम मतलब एक्सप्लेन करना पड़ेगा आंसर या लॉन्ग आंसर्स ऐसे लिखने, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे तो मिक्स थोड़ा सा आपसे प्रिपेयर हो जाएगा ना। मिक्स होगा, क्वेश्चन भी दिखाऊंगी स्क्रीन पे, डायग्राम लेबलिंग भी दिखा दूंगी स्क्रीन में अगर उसमें डायग्राम है, और जो पूछूंगी उसकी एक्सप्लेनेशन भी मांग लूंगी। कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन तो मैं मांगूंगी, ये तो ऑब्वियस है। ठीक है, तो पेज नंबर 64 पे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले पे लेफ्ट साइड पे देखो टर्म्स दी है ना सारी, यो यस मैम। टर्म्स ओनली आपको लर्न करके आने का, डेफिनेशन और उसका मीनिंग अंडरस्टैंड करके आना। जब मैं बोलूँ ना जिफ्ट, तुमको पता होना चाहिए, रट्टा मत मार के आना। जिफ्ट को एक बार यूट्यूब पे देख लेना, अगर तुमको सीरियसली लगता है कि तुमको नहीं पता है तो यूट्यूब पे तुम वीडियो देख सकते हो, रियल वीडियोस है वहां पे, यू विल हैव फन, मजा आएगा इसे करने में। लेकिन उतनी टर्म्स देखना, उसके बाद गाने मत लगा के बैठ जाना, ठीक है? तो टर्म्स ओनली ये क्यों करा रही हूँ, क्योंकि इसमें से एक ना एक टर्म तुमको नीट में भी मिलेगी और अपने बोर्ड्स में भी। ये वो पार्ट है जिससे पेपर आता ही है यार, हर साल का है, तो हम इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे ना। तो पहला टॉपिक ये रहा, ठीक है? आते हैं ऊपर, आओ भाई। मल्टीपल इफेक्ट ऑफ ए सिंगल जीन, एक जीन का बहुत इफेक्ट है। Pleiotropy. प्लियोट्रॉपी। जैसे डीएनए कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना देता है कुछ। अब डीएनए का कोई एक पार्ट होता है, दिस इज नोन एज जीन। ये जीन जब अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो प्रोटीन बनता है। ये पूछ रहा है एक ही जीन है लेकिन भाई इसके इफेक्ट बहुत तरीके के प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? Pleiotropy. प्लियोट्रॉपी। कौन से चैप्टर का पार्ट है ये? Chapter number 5. प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 3 की टर्म्स की डेफिनेशन लिख के आएंगे आप, टर्म्स डेफिनेशन विद एग्जाम्पल। मुझे भेजनी नहीं है यार, ये अपने लिए करना है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा जब हम पिछली बार भी मॉक कर रहे थे ना, दो टर्म्स यहाँ पर इस पेपर में दिख रही है वो कहीं ना कहीं उसमें भी आई हुई है। ये टर्म्स आपको वहां कहीं ना कहीं मिलेगी। मल्टीपल एलिलिज्म का वहां एग्जाम्पल आता है, कोडोमिनेंस का भी आता है, जब पिछला पेपर आप डिस्कस कर रहे थे तो घूम फिर के वही आता है बोर्ड्स में, इसलिए बोर्ड्स प्रेडिक्ट करना इजी होता है। तो इन टर्म्स की डेफिनेशन लिख के आनी है और एग्जाम्पल लिख के आनी है। मल्टीपल एलिलिज्म क्या है उसका एग्जाम्पल, इतने में आपका कवर हो जाएगा, ठीक है? मैं आपसे पूछूंगी मॉक में और हम ग्रुप डिवाइड कर लेंगे, है ना? जैसे एक ग्रुप में एक बच्चे हो गए,
दूसरे ग्रुप में कुछ बच्चे हो गए। अब मान लो अर्नव ने गलत आंसर दे दिया तो उस ग्रुप के मार्क्स कट जाएंगे, है ना अर्नव? तो तुमको कोसेंगे सारे, तो पड़ गया ये। तो फटाफट बता दो मेरे को अंशिका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन लिम्फोइड ऑर्गन, व्हाट इज अ लिम्फोइड टिश्यू? इतना सन्नाटा, बता रहे हो या नहीं? लिम्फोइड टिश्यू क्या है? राजकुमारी बेटा तुम्हारी प्रजा चुप है आज, बताओगी तुम? मैम लिम्फोइड टिश्यू जहाँ पे मैम लिम्फोसाइट्स की मैच्योर होते हैं, मैच्योरेशन होती है उनकी मैच्योरेशन और होती है, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन होती है, डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट होनी है जानी। और जहाँ पे वो इंटरेक्ट करते हैं पैथोजन से, लिम्फोइड टिश्यू उनको क्या देते हैं? इनमें से कौन सा जो नहीं होगा? पेनक्रियास। पेनक्रियास। इसका कोई रीजन नहीं है ना? थैमस का रोल होता है, थैमस एज के साथ डिजेनरेट होता है, टॉन्सिल भी होता है, स्प्लीन भी होता है। अब अगर आपने होमवर्क वाले क्वेश्चंस करे हैं तो आपने वहां पे एक बार करा भी होगा, आपको शॉर्ट फॉर्म को एक्सटेंड करना था, मार्ट याद है? म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, यस मैम। राइट? तो कहीं ना कहीं वहां से लिंक आ गया, क्योंकि मार्ट इज आल्सो लिम्फोइड टिश्यू ना। तो देखो क्वेश्चन उसी टॉपिक से आया है, दो पेपर में, आपके एचपी बोर्ड के पेपर है ना, मेरे पेपर नहीं है ये, मैंने लिखे। तो एचपी बोर्ड वालों ने घूम फिर के वहीं से पूछा ना, दैट मींस दिस इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट? तो जब तुम्हें पढ़ोगे ना तो ह्यूमन डिजीज में इसको याद रखना, जब आप पढ़ोगे वो चैप्टर। ठीक है, एम्फीबियन वन डोमिनेट ड्यूरिंग दिस पीरियड। हो सकता है ये तुमको अभी ना आता हो, तो इवोल्यूशन को हम साथ ही करेंगे। मेरे को एक बार बता दो, किसी को आता है तो बता दो आंसर, मैं बुरा नहीं मानूंगी आंसर तो। ये जो चार्ट है ना, ये एक्चुअल में तो एनसीईआरटी के बाहर का चार्ट है, ये चार्ट से आपसे पूछ रहे हैं। मैम ऑप्शन नंबर सी। आउट ऑफ क्वेश्चन, आई डोंट थिंक सो। ये जो आपसे पूछ रहे हैं ना, दिस इज अ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। कायदे से तो ये एनसीईआरटी से बाहर है टाइम स्केल। लेकिन ना इसमें एक क्वेश्चन है जो पूछ लेते हैं, एम्फीबियन कब डोमिनेटिंग थे, मछलियां कब डोमिनेटिंग थी, डायनासोर कब आए, डायनासोर कब एक्सटिंक्ट हो गए, और अब इंसान कौन सी जगह बैठे हैं, कौन से इओन में है, इपोक में। तो इवोल्यूशन में एक बार इसको हम डिस्कस कर लेंगे, तो इवोल्यूशन के साथ हम इसे डिस्कस करेंगे। आंसर सी नहीं है आपका। फर्स्ट नेशनल पार्क डेवलप इन इंडिया, ये पहले वाले नीट के क्वेश्चन में आता है। तो अगर आप 2000 की लाइन में करोगे ना, 2012 तक, तो वहां पे ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब ऐसे पूछते नहीं है। आंसर क्या है इसका? काजीरंगा। ये ऑप्शन ऑप्शन सी, कॉर्बेट नेशनल पार्क। आजादी से पहले बन गया था। क्या बात कर रहा है यार, काजीरंगा नहीं बेटा, काजीरंगा। ओहो, ये बताओ, ये मजेदार क्वेश्चन है। द अमीनो एसिड अटैच टू द टीआरएनए एट इट्स, ये देखो टीआरएनए बनाते थे ऐसे हम, देखो सबके पापों का फल ही मिलेगा। जो बच्चे होमवर्क नहीं करके आते थे उनको याद होगा कि टीआरएनए का स्ट्रक्चर मैंने बोला था बना के आना। कुछ बच्चों ने बनाया था, जिन बच्चों ने बनाया है वो रेफर करके ये बता दो मुझे कि ये पूछ रहा है कि जो अमीनो एसिड टीआरएनए उड़ाकर लेकर आता है ना अपने पास पकड़ के, तो वो टीआरएनए कहाँ पर लगाता है? 5 प्राइम एंड पे अपने, क्योंकि टीआरएनए इज नथिंग बट प्रोटीन की फोल्डिंग तो होगी ना। तो 5 प्राइम एंड की तरफ लगाएगा, 3 प्राइम एंड की तरफ लगाएगा, एंटीकोडोन एंड की तरफ, या डीएचयू? 3 प्राइम एंड। पक्का? यो मैम। एक वोट आ गया 3 प्राइम। और कोई? तो मेरे को फटाफट से एनसीईआरटी खोल के ये दिखा दो, टीआरएनए का लेफ्ट साइड पे से डायग्राम बना है कुछ कुछ करके। हाँ बना है, 5 नंबर। तो इसको ये नहीं पता ना मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात कर रही हूँ। बेटा रात को भूत वाले सपने आएंगे तुझे इतना कम पढ़ने के लिए। पेज नंबर बता। 114. 140 मिला सबको? यस मैम। न्यू बुक वाला बच्चा नहीं आया, जब हमारा आया। और हमें कौन बताएगा न्यू बुक में कहाँ है? बताओ। गूगल। गूगल इतना कष्ट नहीं करेंगे हम, हमने जब एक लड़का रखा है हमें बताने के लिए। 114 पे वो डायग्राम है ना, उसमें शायद 3 प्राइम एंड नहीं लिखा, लेकिन इसी डायग्राम से एक तरह से आंसर ड्राइव हो गया है। तो ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। आंसर इज डी। टेक्निकली ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये आप कैसे रिवाइज कर सकते हो? ये आप एनसीईआरटी का नोट से डायग्राम करें, उसमें बहुत डिटेल में बनाया था उस टाइम पे, उसी से करना।
उसमें हेयर पिन स्ट्रक्चर भी ले रखा है, उसमें क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर भी दे रखा है, उसमें टी शेप स्ट्रक्चर भी है, हेयर पिन नहीं, सॉरी हेयर पिन तो नेफ्रॉन में चली है। तो वहां पर अमीनो एसिड ये 3' एंड पे अटैच होता है। अब पूछ सकते हैं आपका कि एमआरएनए कहाँ पर अटैच होता है, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है ना। तो एमआरएनए एंटीकोडोन साइड पर अटैच होता है, अब से ये पूछ सकते हैं। स्टॉप कोडोन और स्टार्ट कोडोन पूछ सकते हैं, तो इससे ये क्वेश्चन इसके आसपास बन सकते हैं। स्टॉप कोडोन कौन सा होता है? UAA, UGA and UAG. करेक्ट। और स्टार्ट कोडोन? AUG. गुड गुड अंशिका, गुड राजकुमार। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी इज फाउंड इन, ये बताना जरा कहाँ मिलती है? Tropical rainforest. ओशन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। हर क्लास यही मेरे को बोलती है, 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन। बेटा एक डायग्राम है, खोलो इकोलॉजी की बुक, ऐसे बनाया था हमने। यहाँ बोला था हमने टेम्परेचर, ओ नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ था मेरा प्रेसिपिटेशन इंक्रीज हो रहा है, यहाँ मेरा टेम्परेचर था इंक्रीज हो रहा है, और ऐसे करके डायग्राम बनता था। प्रेसिपिटेशन सबसे ज्यादा जहां होती थी वो वाली साइड है जहाँ पे यार बारिश वारिश ज्यादा पड़ती है, वहीं पे तो प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी ना। ये कौन सा रीजन था बताना, कौन से पेज नंबर पे ये चार्ट मैंने क्लास में 220. हाँ 220. 220 लेफ्ट हैंड साइड पे मिला सबको? Yes, ma'am. कौन सी हेडिंग के नीचे है? Organism and its environment. ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। कौन सा चैप्टर है? Organism and population. Organism and population. ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन फर्स्ट चैप्टर। देख जहाँ पे प्रेसिपिटेशन ज्यादा है दैट मींस वहाँ टेम्परेचर भी ज्यादा है, सूरज की किरणें बढ़िया पड़ रही है वहां पर, ठीक है, वहां पर अच्छे से बारिश हो रही है, उस रीजन में ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, तो दैट इज अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आंसर इसका डी है। अब तुम ओशन में क्यों कंफ्यूज हुए थे, उसका रीजन ये है कि हमने एक जगह टॉपिक पढ़ा है जहाँ हमने कहा था कि एरिया कवर जो अर्थ का ज्यादा करता है वो ओशन है, लेकिन प्रोडक्टिविटी किसकी ज्यादा है, वो है टेरेस्ट्रियल की। ये कंपैरिजन किया था हमने, इसलिए ओशन में आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। तो एरिया कवर ओशन का ज्यादा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की ज्यादा है, लैंड की ज्यादा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रोडक्टिविटी के लिए सनलाइट चाहिए, और ओशन के साथ प्रॉब्लम क्या है? सनलाइट ज्यादा डेप्थ तक अवेलेबल नहीं होती है। हाँ को ज्यादा डेप्थ तक सनलाइट जाती नहीं है ना, इसलिए प्रोडक्टिविटी का मतलब फोटोसिंथेसिस था। अबे कहाँ होगी फोटोसिंथेसिस, सनलाइट ही नहीं जा रही, अंदर तो अंधेरा है, सारी मछलियां तो टॉर्च लेके घूम रही है। तो बायोल्यूमिनेसेंस उसमें क्यों होती है बायोल्यूमिनेसेंस? क्योंकि अंदर अंधेरा है ना, तो वो खुद ही चमकते देख रही है एक दूसरे को, समझ रहे हो तुम? तो क्योंकि अंदर Yes, ma'am. सनलाइट नहीं जा पाती ज्यादा, इस वजह से प्रोडक्टिविटी कम है। ओवरऑल एरिया ओशन का लेकिन ज्यादा है हमारा, नो डाउट। क्लियर? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. तो ये टॉपिक में यहाँ कंफ्यूजन है, इसलिए सब कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन आंसर वुड बी द डी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, हो जब धरती थी उसमें पानी था, है ना? पानी कैसा था, ठंडा था एकदम चिल, या एकदम उबल रहा था तो करके, उबल उबल रहा था। है ना? किसने कॉन्सेप्ट दिया था और डाइल्यूट सूप का? बेटा ये तो आना चाहिए। ओपरेन हेल्डन थे ओपरेन? ओपरेन वो डाइल्यूट सूप ओपरेन का था? ये मैम बता दे फिर पेज नंबर, यार कॉन्फिडेंस अच्छा लगा मुझे, फिर पेज नंबर बता दे। मतलब सब देख लो यार, वो अकेला थोड़ी देखेगा। 128 मिला सबको? कौन सी लाइन है बेटा? आई थिंक ऊपर की थी, मुझे याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया रिवीजन के लिए। 127 है 127 127 कौन सा पैराग्राफ? लास्ट पैराग्राफ है। हेडिंग क्या है? बिग बैंग थ्योरी के नीचे जैसे मैम। जोर से पढ़ के सुना फिर। ऑपरेंट का लिखा है। O'Brien of Reading and Heldon of England proposed that the first form of life could have come from the pre-existing non-living organic molecule. और डाइल्यूट सूप का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये पूछ रही हूँ मैं। मैम O'Brien ने दिया था। ये वाली लाइन कहाँ लिखी है, ये पूछ रही थी बेटा। ठीक है, वो तो सही बोल रहा है, मैं वो लाइन ढूंढ रही थी एक्चुअली, चल कोई बात नहीं, फाइंड इट, फिर एनसीईआरटी नहीं है यहाँ पे। एनीवेज ठीक है, तो फर्स्ट लाइफ फॉर्म होल डाइल्यूट सूप था, मतलब जैसे थुक्का होता है, बढ़िया से खाना वाना पड़ा है इसमें, सब कुछ है यहाँ पे। तो जब सब कुछ खाना वाना पड़ा है, तो क्या जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म होगी वो खाना बनाएगी? नो No, मैम, ma'am. तो ऑटोट्रॉफ होनी चाहिए, नो मैम, No, ma'am. तो कट गया।
अब क्या आंसर है और डी में से? Cyanobacteria. डी या ए? मैम ए. ए क्यों और डी क्यों? ए क्यों बेटा, बोल बोल। क्योंकि साइनोबैक्टीरिया प्रिमिटिव बैक्टीरिया थे, वो हार्श कंडीशंस में रहते हैं. ओके, और डी क्यों? मोनीरा याद है? हाँ बोल डी। बोल बोल बोल। हरीश सूर्यांश चाहिए है ना अच्छा, बेटा? डी क्यों, ये पूछ रही हूँ। बोल सही रहा है, क्यों? लॉजिक बता, ये रट्टा हुआ है। साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक होते हैं। साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यस। दूसरी चीज मोनीरा याद है? मोनीरा के अंदर बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हर्ष ऐसे गलत था तू। एक होता है आर्के बैक्टीरिया और एक होता है यू बैक्टीरिया। बेटा आर्के बैक्टीरिया और एंशिएंट बैक्टीरिया, ये एंशिएंट बैक्टीरिया ये आए हैं पहले, यू बैक्टीरिया नहीं आए, तो गलत बोल रहा है। क्योंकि साइनोबैक्टीरिया कम अंडर यू बैक्टीरिया, ये साइनोबैक्टीरिया। दिस इज एक्चुअली ऑटोट्रॉफिक, इसी को अपन बुलाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। अगर तुमको एनसीईआरटी का 11th का डायग्राम याद है, ऐसे सांप सा बना हुआ है, दैट इज एन साइनोबैक्टीरिया। एनाबिना बना हुआ है ना, नोस्टॉक। नॉस्टॉक बनाओ. एनाबिना एंड नोस्टॉक इसके एग्जांपल होते हैं दो, है ना? तो ये नहीं है, दिस इज अ फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया प्लस इट इज अ यूकैरियोट यू बैक्टीरिया, नॉट आर्के बैक्टीरिया। एंशिएंट तो आर्के बैक्टीरिया है ना, तो आंसर वुड बी डी। ओके, यो मैम। एंटोफिक्सेशन इन रूट नोड्यूल्स ऑफ इलनेस इज व्हाट? ये हो सकता है यार तुमको नहीं आता हो यार, इसको आता है ए. कैसे पता? मैम कहीं तो पढ़ा है, नहीं लग रहा. 11th में पढ़ाई है। ये एक्सेप्शन थी एक्चुअली ना, हम लोग एनावेना देख के लगता है नाइट्रोजन फिक्सेशन ये कर रहा है, लेकिन एनलेस के प्लांट में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है वो फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है, दैट इज फ्रैंकिया। आंसर इज ए। ये मुझे नहीं पता यार यहाँ क्यों डाला है, कायदे से ये क्वेश्चन यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये 11th का पार्ट है, मेरे को नहीं बताया क्यों डाला है, तो मैं क्षमा चाहूंगी आपसे, हाथ जोड़कर माफ करें। लेकिन वही वाला क्वेश्चन है जिसमें आप आगे पीछे देखते हो कि यार कोई ABCD बता दो, नहीं तो फिर आप तुक्का माराते। तो ये ए था, ये लर्निंग क्वेश्चन है, ये तो लर्न करते ही आएंगे, बैक्टीरिया लर्न करके आते हैं और वो प्रैक्टिस से आते हैं, ऐसे नहीं आते। द पाउडर ऑफ रिसाइकल मॉडिफाइड प्लास्टिक, कौन सा चैप्टर? केस है अहमद खान का, बैंगलोर वाला, बताओ चैप्टर। Environmental issues. एनवायरमेंटल इश्यूज। चलो देखो, तीसरा होमवर्क, तुम्हें लगा मैं होमवर्क देना भूल गई है? इन्वायरमेंटल इश्यूज, इस चैप्टर में आपने केस स्टडीज करी है। जरूरी तो नहीं होता इससे क्वेश्चन आना, लेकिन अगर आता है तो केस स्टडी पे ना 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, और 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको की पॉइंट्स आने चाहिए, और की पॉइंट्स आने के लिए आपको पता होना चाहिए बात क्या हो रही है। पता तुम्हें होगा नहीं तो फंस जाओगे। तो केस स्टडीज पढ़ के आना, सिर्फ इस इन्वायरमेंटल इशू में कुछ मत पढ़ के आना, सिर्फ केस स्टडी। एक तो होगी हमारी यही अहमद खान की, और एक मैंने तुमको पूरा वो दिखाया था यार, आर्कटा मार्क्स वाले, याद है? Sewage treatment plant. हाँ, आर्कटा मार्क्स वाला, हमने पूरी वो डॉक्यूमेंट्री देखी थी ना, क्या मजेदार चीज थी। Yes मैम. एक हमारा बिश्नोई कमेटी होगी अमृता देवी का, यस मैम। वही बिश्नोई Yes, कमेटी जिसने सलमान खान पे केस किया था क्योंकि उन्होंने बांट दिया था ब्लैक बक, ऐसा कहते हैं, मुझे नहीं पता, मारा नहीं। यो मैम। सिचुएशन कंट्रोवर्शियल बात, अमृता देवी वाला केस था, और एक अपना डागर वाला केस था, हरियाणा से है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग। Yes मैम. फैमिली है ना। मेरे को तो यही केस स्टडीज अभी फिलहाल के लिए याद आ रही है, तो केस स्टडीज पढ़कर आना, ठीक है? मैं जब Yes मैम. मजाक में नहीं पूछूंगी, मैं कीवर्ड्स आपसे ढूंढूंगी, जो बोलते जाओगे मैं कीवर्ड लिखते जाऊंगी, तो अच्छे से पढ़कर आना कीवर्ड्स के साथ, हल्के में रीडिंग मत लेके आ जाना, है ना? पता होना चाहिए, जो कोई गाना देख तो हुक स्टेप पता होता है ना, हुक स्टेप पता होना चाहिए इसका। जल्दी बताओ फिर इस 11th का क्या आंसर है? Polyblend. ब्लेंड। पॉलीब्लेंड ना, पॉली से याद किया था हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बर्ड फ्लू, ये भी यहाँ क्यों आया मेरे को बता, वैसे इसको डिस्कस तो नहीं करते। बर्ड फ्लू आंसर इज ए। आपने शायद, यार तुम बहुत छोटे होंगे तब, मैं ही बहुत छोटी थी, H1N1 के नाम से स्टार्ट हुआ था, बहुत वैरायटी है इसकी, H1N1 बहुत फैला था जब मैं स्कूल में थी, H5N1 भी उसी की वैरायटी है, तो बर्ड फ्लू है।
लर्निंग वाला पोर्शन है। नीचे आते हैं, बड़े वाला क्वेश्चन देखते हैं, पहले यहाँ से मजे आते हैं। बताओ, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा करोगे देख के बताना। ए पार्ट। अच्छा, और कोई? एक ही बच्चा करेगा है, बाकी नहीं करोगे? क्यों बेटा, ए क्यों करेगा? मैम बी। बी क्यों करेगी? चलो ए वाला बता दो पहले। ज्यादा अच्छे से आता है। ज्यादा अच्छे से आता है, बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट है। दूसरा, ये 3 मार्क का है और ये 2 मार्क का है। व्हाट इज पीसीआर, एक्सप्लेन इट स्टेप्स। तो पीसीआर इस आंसर को कैसे स्टार्ट करेगा? पीसीआर की फुल फॉर्म पीसीआर से। की फुल फॉर्म फिर डेफिनेशन। हाँ, ये बात बोली इसने, फुल फॉर्म मैं भूल गई थी बोलना, शाबाश यार। फुल फॉर्म फिर डेफिनेशन। तो इसमें एक क्वेश्चन तो खत्म हो गया, क्योंकि इस एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है ना। और उसके बाद उससे स्टेप्स पूछे हैं, और ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, यानी कि स्टेप अच्छे से पूरा बनाने पड़ेंगे ना, सारे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। तो चाहो तो मटेरियल लिख सकते हो, नहीं तो वैसे उसने स्पेसिफिकली स्टेप पूछे हैं, तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ के सीधा स्टेप स्टार्ट कर सकते हो, आंसर अच्छा बनेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, सेकंड 2 मार्क का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन पूछे हैं? 3 क्वेश्चन पूछे हैं। व्हाट इज ए क्राई प्रोटीन? क्राई प्रोटीन्स क्या होते हैं, किसमें मिलते हैं? बैक्टीरिया मिलते हैं। क्राई जीन से बनने वाले प्रोटीन आर द क्राई प्रोटीन विच जनरली फाउंड इन Bacillus thuringiensis। बैसिलस थ्यूरिन। Bacillus thuringiensis. Name the organism that produces. Actually अगले क्वेश्चन में पूछा है, तो तुम यहाँ पे लिखोगे क्राई प्रोटीन इज अ इनएक्टिव प्रोटीन फॉर्म बाय द एक्सप्रेशन ऑफ क्राई जीन। क्राई प्रोटीन इनएक्टिव प्रोटीन्स होते हैं जो बनते हैं विद द एक्सप्रेशन ऑफ क्राई जीन। उसके बाद नेम द ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूसेस इस, एक लाइन छोड़ के लिखोगे इट इज प्रोड्यूस्ड बाय, दिस इज बैसिलस thuringiensis। yes, how has man exploited this protein for his benefit? Human, their benefit। में क्वेश्चन जनरल न्यूट्रल, तो कैसे हमने एक्सप्लॉइट किया इसको भाई? हमने इसको किस प्लांट में डाल दिया था? कॉटन। 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 तो बीटी कॉटन, देखो बीटी कॉटन आई गया यहाँ पर। तो इसको कैसे लिख सकते हो? इसमें आप लिखोगे एक लाइन छोड़ के फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल के अंदर आप ये पूरा केस एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। तो वैसे तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी बन जाएगा कंपैरेटिवली, तो इसमें 5 नंबर मिलने का चांस तो अच्छी। नीचे आते हैं, व्हाट इज अ जीन थेरेपी? ये सीधी सीधी डेफिनेशन आ जाएगी, इसी चैप्टर का पार्ट है, एक ही चैप्टर से आ गया 2 क्वेश्चन। लिस्टेड यूजिंग द एग्जांपल ऑफ एडीए डेफिशिएंसी। एडीए डेफिशिएंसी का केस यहाँ एक्सप्लेन करोगे, तो 2 नंबर का आंसर ये बन जाएगा। ये तुमने पढ़ा है कौन से पेज नंबर पे? बायोटेक में 211। 211। व्हाट इज अ डिफरेंट मेथड टू इंट्रोड्यूस फॉरेन डीएनए इनटू होस्ट सेल्स? यार ये अच्छा आंसर बन सकता है, वैसे ये भी कर सकते थे। कौन कौन से मेथड करते हो आप? पहला इलेक्ट्रो, एक सेकंड, सॉरी क्वेश्चन नहीं पढ़ा, दोबारा पढ़ने दे। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड टू इंट्रोड्यूस फॉरेन डीएनए इनटू द होस्ट सेल? एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। यस। इनडायरेक्ट मेथड में आप क्या यूज करते हो? वेक्टर। इनडायरेक्ट मेथड में आप यूज करते हो वेक्टर्स। एक वेक्टर का नाम बताओ। PBR 322। PBR 322। और डायरेक्ट मेथड में आप कौन कौन से मेथड यूज करते हो? जीन गन, बायोलिस्टिक्स, इलेक्ट्रो। जीन गन एक ही हो गई, इलेक्ट्रोपोरेशन हो गया, है ना। तो इसमें यार तुम ये फ्लो चार्ट बना सकते थे, एक्चुअली फ्लो चार्ट बना के फिर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते थे, लंबा बन जाएगा आंसर, लेकिन आंसर अच्छा बन सकता है फ्लो चार्ट के फॉर्म में। 3 नंबर तो कवर कर लेगा ये, तो आंसर ये भी अच्छा था। वैसे ऊपर वाला ज्यादा इजी था स्कोर करना, पर आंसर अगर किसी को ये पूरा प्रोसेस आता तो वो कर सकता है। ये कौन से पेज नंबर पे? इनडायरेक्ट मेथड मैंने कहा था ये शॉर्ट में आएगा, इन्होंने यार 3 नंबर में दे दिया। कौन सा पेज नंबर है? 201। 201 मिला सबको? यो मैम। अगर ये वाला पार्ट करना है ना बेटा, इंट्रोडक्शन वाला, तो ये आप नोट से कर लेना, वहां पे बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ढूंढने की। ओके यो यस। ठीक है, ये ऊपर आते हैं हम लोग। अभी तक क्या होमवर्क है? ये हाँ, अरे बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, सेक्शन डी। अच्छा ये कंपल्सरी क्वेश्चन थे, ठीक है। एमनिसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज बैंड इन अवर कंट्री। कमेंट, या मेरे को ये बताओ
ये आंसर कैसे बनाऊं मैं? हम पहले एमनिसेंटेसिस को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो पहले तूने 2 नंबर का क्वेश्चन है, पहले तूने इसकी डेफिनेशन लिख ली, गुड। फिर मैम इसका यूज लिख देंगे किस लिए होता यूज बताएंगे किसके लिए यूज किया जाता है। पूछा उसने यूज? है, लंबा करने के लिए आंसर। उसने यूज तो हम एक लाइन लिखेंगे ऊपर की amniocentesis for sex examination is banned in our country for the following reasons. नाउ इट मेक मोर सेंस ना। वो पूछ तो बैन के रीजन पूछ रहा है, तुम क्यों लिखोगे यूजेस? हाँ बता अभी पहला रीजन। मैम क्योंकि फिर फीमेल फीटस को मार देते थे वो। तो अगर सेक्स डिटर्मिनेशन होता है और सेक्स में फीमेल निकलती है तो फीमेल फीटस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, दैट्स वन रीजन फीमेल की डेथ हो रही है। फिर और सोचो, आंसर मिलेगा तुमको। मैम पर सबसे मेन रीजन तो यही था उसका। अरे एक और रीजन है, सोच ध्यान मैम से। तो बेबी गर्ल को मार देते थे। यही बोला उसने, फीमेल फीटस को मार दिया। और सोच, ध्यान से सोचो। मैम उसका एमनियोटिक फ्लूइड भी निकाल देते थे। उससे क्या फर्क पड़ेगा, बच्ची मार दी। और सोच, तो यार दिमाग लगाओ, कॉन्सेप्ट लगाओ, सोचो। अगर किसी लेडी का पता चला है फीमेल है, उसके गर्भ में फीमेल बच्ची है, ठीक है, एमिनोसेंटेसिस किस टाइम पे करी गई है डिपेंड करता है। किसी ने लेट एमिनोसेंटेसिस कराई, उसमें लड़की निकली, इन्होंने तो मरवा दी अबॉर्शन में। और क्या खतरा हो सकता है उससे? मैम वुमेन को जेंडर खतरा रेशियो हो सकता है डिक्रीज कर अगर वो सकती है। हाँ, जेंडर तो रेशियो डिक्रीज कर सकती है। 2 चीजें तुम दोनों ने 2 चीजें बोली, अच्छी बोली। दूसरा, माँ को भी तो खतरा होगा ना। यो मैम। अबॉर्शन यस मैम। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद हो, आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दैट मीन 3 मंथ के बाद अगर कोई गया है एमनिसेंटेसिस कराने, फीमेल निकली, इन्होंने तो अबॉर्शन के लिए बोल दिया डॉक्टर को, लेकिन उससे माँ की जान को खतरा हो जाता है ना, तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज हो गया, तो मदर की जान को खतरा हो जाएगा। एक नुकसान इसका ये है। तीसरा नुकसान, ये डिसबैलेंस कर देती है हमारा जेंडर, राइट, डिसबैलेंस कर देगी हमारा जेंडर रेशियो। बिकॉज अगर सोसाइटी में सिर्फ मेल हो जाएंगे तो कैसे चलेगा? फीमेल तो चाहिए ना। कोई भी कहाँ से आएगा बिना फीमेल के? गोद तो माँ की होती है, राइट। तो ये 3 पॉइंट बना के फिर हम इस आंसर को एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन ही आंसर तो लिखना पड़ेगा, राइट। तो जब तुमको आंसर ना है तो थोड़ा सा बैक ट्रैक किया करो। इसको कहते हैं, इसको रिसर्च में कहते हैं कि जैसे मान लो तुमको पता नहीं है चीज कहाँ से स्टार्ट हुई है, तो तुमको एंड पता है ना, तो एंड से स्टोरी में पीछे जाओ। तुमको एंड पता है कि जो बच्चा है अगर वो फीमेल निकली तो उसको मार देंगे, फिर पीछे जाओ, मारेंगे कैसे? महिला को अबॉर्शन करेंगे, तो महिला को भी जान को भी तो खतरा हो गया। हाँ भैया, उसकी जान को भी खतरा है। फिर और थोड़ा सा हम आगे जा सकते हैं कि अच्छा अगर फीमेल को मार दिया तो प्रॉब्लम क्या है? सेक्स रेशियो ऊपर नीचे हो जाएगा, सोसाइटी में मेल ज्यादा हो जाएंगे। थोड़ा आगे पीछे जाएगा। पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है, पैराग्राफ की फॉर्म में। इसकी जो बैन क्यों करा है सेक्स अमीनियो, इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखे या पैरा बना के लिखे तो ज्यादा अच्छा कहा पॉइंट्स में लगेगा ना। तो तुम सोच के बता, अगर तुम टीचर हो, तुमको मैं पैराग्राफ में सारे 3 पॉइंट्स लिख दूं या पॉइंट में बना के लिखूं, तुझे कौन सा अच्छा लगेगा? इजी। पॉइंट्स वाला। हाँ पॉइंट्स। एग्जैक्टली। तो जस्ट थिंक लाइक अ टीचर। तुझे आपको कैसे अच्छा लगेगा ना, वही है सॉल्यूशन। टीचर भी तो आपके जैसे है ना, तो पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है, लेकिन पॉइंट्स आने चाहिए। अब अगर तुम ये पॉइंट्स नहीं डिड्यूस कर पा रहे, देन यू हैव टू राइट इन पैराग्राफ। और जहां पर इंपॉर्टेंट बात है फीमेल फिटिसाइड, तो उधर हमने अंडरलाइन कर ली। जैसे फीमेल बच्चे को मारना, फीटस को मारना इस फीमेल फिटिसाइड। ये साइंटिफिक टर्म्स, ये तुमको ऐड करनी पड़ेगी ना, जिसको हम कीवर्ड्स कहते हैं। तो ये आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएंगे, राइट। तो पॉइंट्स में इसको लिखेंगे। तो थोड़ा सा बैक ट्रैक करके समझ आया कैसे सोचते हैं? यो मैम। यस मैम। शाबाश। आओ फिर, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल। मैं कल ही बोल रही थी कि बेटा ऐसा हो सकता है कि आ जाए, सच में आ गया अब तो। एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल का एक्सप्लेन करने स्ट्रक्चर, ड्रॉ डायग्राम आल्सो। देखो ध्यान से देखो और इस आंसर में मुझे बताना है कैसे करना है। पहले मुझे इसमें बताओ। डायग्राम बनाना है और डायग्राम हाँ बोल सर। डायग्राम बनाना है ओव्यूल का, और उसके स्ट्रक्चर्स में जो जो पार्ट्स है वो सब एक्सप्लेन करने हैं। इसमें मैं थ्योरी लिखूंगी या मैं सिर्फ डायग्राम बनाऊंगी?
हम थ्योरी भी लिखेंगे। थोड़ी सी थ्योरी थ्योरी भी लिखेंगे तुम्हें कैसे पता चला? हम डिस्क्राइब बोला है इन्होंने। डायग्राम के साथ ऑल्सो लिखा है इसमें। यस, इसने बोला एक्सप्लेन। अगर इसने बोला एक्सप्लेन डायग्रामेटिकली थोड़ी बोला एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्मिक ऑब्वियस, इसने एक्सप्लेन बोला तो मुझे थ्योरी लिखनी पड़ेगी। और दूसरी चीज मुझे कंफर्म होगी, डायग्राम ड्रॉ डायग्राम ऑल्सो लिखा है, मतलब डायग्राम भी बनाना लिखा है उसने, यानी कि थ्योरी भी लिखनी है तो डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर डायग्राम लेगा, 2 नंबर थ्योरी लेगा। तो 1 नंबर डायग्राम लेगा, 2 नंबर थ्योरी लेगा। थ्योरी कैसे लिखोगे? हम ठीक है, पॉइंट्स में लिखेगी। हाँ, पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है। और देख लेना, इसको आंसर को डिवाइड कर लेना। 3 नंबर की थ्योरी है यानी कि पॉइंट्स होने चाहिए, 2 नंबर की थ्योरी है यानी कि पॉइंट्स तो लिख के आएगी उसमें। 3 से 4 आराम से। तुमको सारे पार्ट्स बताने पड़ जाएंगे ना, क्योंकि स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है। कौन कौन से स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेगी बताओ, कौन कौन से वर्ड ऐड जाएंगे? मैम फ्यूनिकल, हाइलम, इंटेगुमेंट्स, न्यूसेलस। क्लिनिकल कहाँ है? क्लिनिकल कहाँ था मैं? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे दिमाग में फिलिफॉर्म पैटर्स चल रहा है। ठीक है ठीक है। ये पूछ रहा है मेरा एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल। ठीक है, डन। समझ गए ना कैसे करना है? यो मैम। यस मैम। ये वाला पार्ट हो गया, ऊपर आते हैं। ये बताना 26 वाला कौन सा करोगे, ए वाला करोगे या बी वाला? हम ए वाला। ए वाला। क्यों? क्योंकि वो इजी है, उसमें लॉ लिखकर सिर्फ क्रॉस से एक्सप्लेन ही करना है। एक्चुअली आप इसमें ए भी दोनों कर सकते हो कि देखो 3 मार्क का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन लेंदी। पहले एक्सप्लेन करना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, इसमें तुम्हें डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। एक्सप्लेन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसमें भी तो डेफिनेशन ही लिखनी है। विद सुटेबल क्रॉस, आपको यहाँ पे क्रॉस बनाना है और यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल बता देना है। तो एक्चुअली दोनों क्वेश्चन ना वेटेज इक्वल रख रहे हैं, कोई भी एक्सप्लेन करोगे बस वो आना चाहिए, तो जो सा तुम्हें आता है तुम वो सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। तो ये वाला जो अच्छा है ना चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें ये जो टॉपिक है ना, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसके बाद आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, इनसे कोई ना कोई टर्म एक्सप्लेन होने के लिए आ जाती है जनरली। तो इनकी डेफिनेशन और एक एग्जांपल्स आपको आना चाहिए। तो जब भी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस खोलोगे तो स्टार्टिंग का पार्ट अच्छे से पढ़ना। अच्छा चैप्टर है वो, बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं उससे। अच्छा, इधर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, 1 मिनट के लिए। ये कौन से प्रोसेस की बात कर रहे हैं, किस प्रोसेस का डिस्कस कर रहे हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन को कर रहा है। हम ट्रांस यस। मैम ट्रांसक्रिप्शन। बेटा बस मैं देख रही हूँ, जहर की बोतल खाए, खा के मर जाऊं, पढ़ा रही हूँ मैं। कोडिंग स्टैंड, डीएनए रेप्लिकेशन में कोडिंग स्टैंड क्या कर रहा था, किसको कोड कर रहा था बे? क्या खा के आया तू क्लास से पहले? चाय। चाय पी के मत पी के आया कर तू। अरे आज तो मैंने भी पी है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एनसीईआरटी में पढ़ी, फटाफट पेज ढूंढ के बताओ। लेफ्ट साइड पे बीच में डायग्राम बना हुआ है। 108। तू तो खोल के बैठी थी, ये है। यो मैम। अरे क्या बात है, शाबाश। पेज नंबर 108 ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है ना। इसमें देखो, इसी से ना एनसीईआरटी के बैक साइड में अगर आप क्वेश्चन देखोगे, वहां पे क्वेश्चन भी दे रखा है, ढूंढ लो चाहे। वहां पे दे रखा है आपको कोडिंग स्ट्रैंड दिया है और आपसे पूछा है बताओ सीक्वेंस क्या होगी एमआरएनए की। एमआरएनए की सीक्वेंस है वो बच्चा लिख पाएगा जिसको ये पता होगा कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस क्या है। कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस तो उन्होंने दे रखी है, ये पता होना चाहिए कोडिंग स्ट्रैंड करता क्या है। तो इस ट्रांसक्रिप्शन में अगर कहीं पे दुख आता है ना, बस इसी बात पे आता है टेम्पलेट कौन सा है, कोडिंग कौन सा है। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा कुछ है ही नहीं जो हो नहीं पाएगा। सिग्मा फैक्टर आता है, रो फैक्टर लेके चला जाता है चीजों को वापस। तो ये तो बहुत ही सिंपल बात थी। इसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सिर्फ टेम्पलेट और कोडिंग स्टैंड है। तो याद रखना, जिसका नाम कोडिंग स्टैंड है, क्या वो कुछ कोड करेगा? नो मैम। ओ, इसका नाम टेम्पलेट है, वो करता है एक्चुअल में कोड, लेकिन इसको आप क्या बुलाते हैं? नॉन कोडिंग। नॉन कोडिंग। समझ आई? तो अगर आपको ये टर्म क्लियर नहीं होगी तो ये क्वेश्चन नहीं निकलेंगे और इसमें दिमाग लगेगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, पीछे देखियो एनसीईआरटी में पी सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख,
वहां पर एक क्वेश्चन होगा कोडिंग Question साइन number 4. Yo, Question- ma'am. मिला क्वेश्चन नंबर 4 Yes, ma'am. Yes. पढ़िए जरा जोर से If the sequence of the coding strand in a transcription unit is written as follows, 5. हाँ आगे बता मैम पूरे कोड पढ़ दूं? नहीं नहीं कोड नहीं पढ़ना नेक्स्ट आगे लिखा है राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ mRNA. हाँ कोडिंग स्ट्रैंड देख के एमआरएनए पूछ रहे हैं थोड़ा सा फर्क होगा कोडिंग स्ट्रैंड और एमआरएनए की सीक्वेंस एक्चुअली में सेम होगी फर्क कहाँ होगा कोडिंग स्ट्रैंड जो है वो Thiamine की जगह यूरिक Thiamine की टीएनए है जगह थायमिन की जगह यूरेसिल होगा और सबसे बड़ी कंफ्यूजन होगी कि मैं यहाँ क्या लिखूं 5 प्राइम ही लिखूं या 5 प्राइम की जगह 3 प्राइम लिख दूं वहां पे ऑप्शन दोनों मिल जाएंगे आपको सो दिस कैन ओनली बी सॉल्व इफ यू नो द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को करो अंडरलाइन कल पूछूंगी ये और कोई प्रोसेस नहीं पूछूंगी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पूछ लूंगी ट्रांसक्रिप्शन रिवाइज करके आना ठीक है Yeah, Yes, ma'am. स्पेशली उसका डायग्राम क्योंकि ये नीट में भी यही कंफ्यूजन होती है इसमें और कोई कंफ्यूजन है ही नहीं बहुत सीधे सा टॉपिक है ये नाम उल्टे सीधे करने से जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं तो इसके बीच में देखो डिफरेंशिएट आंसर कैसे करूंगी मैं ये वाला 2 नंबर का Difference में. Box. बॉक्स बनाऊंगी क्या जब भी हम बॉक्स बनाते हैं डिफरेंट लिखते हैं डिफरेंस लिखते हैं तो सबसे पहले तो अपा क्या लिखेंगे दोनों का Definition. चलो डेफिनेशन लिख दी फिर उनका function. फंक्शन लिख देंगे भैया टेम्पलेट स्टैंड एमआरएनए को कोड करता है कोडिंग स्टैंड उसकी शक्ल देखता है ठीक है डज नॉट कोड एमआरएनए बस 2 नंबर का क्वेश्चन है 2 लाइनें सफिशिएंट है इस क्वेश्चन में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यू कैन एक्चुअली मेक डायग्राम और आप कौन सा डायग्राम बनाओगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वाला. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट Transcription. हाँ बेटा देखो ये तुमको खुद से जज करना पड़ेगा ना वहाँ पेपर में जाके जब तू लिखेगा आंसर तो खुद भी लगेगा कि इसमें ज्यादा मेरे पॉइंट्स बने नहीं है तो वहां पे तू ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बना सकता है ठीक है तो ये आपको उस टाइम जज करना पड़ेगा समझ आई तो अगर Yeah. तुम्हें कहेगी Yes, तो ma'am. बता देना ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या बनता है रिवाइज करके आना ये बहुत बढ़िया मजेदार चीज है हाँ थोड़ा सा ऊपर आते हैं पूछू नीचे चल रहा है पहले नीचे खत्म कर लेते हैं ये तो रह गई नेम द मेथड्स एम्प्लॉयड इन एनिमल ब्रीडिंग यहाँ थोड़ी मौत हो सकती है क्योंकि हमने ना साथ में इसको ज्यादा कुछ रिवाइज किया नहीं है ज्यादा आता नहीं है इसमें से नीट में तो मेथड पूछ रहा है एनिमल ब्रीडिंग के मेथड्स बताओ ठीक है लेंथी क्वेश्चन है ये कितने मार्क्स का 3 मार्क्स का 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू यू विच मेथड इज द बेस्ट एंड व्हाई कौन सा मेथड बेस्ट होता है एक मेथड बोले बेटा एक ही मेथड बना था यहाँ पे गाय का एग्जाम्पल लेते हैं और उसको अंडे बनाने की मशीन बना देते हैं हम लोग मृत्यु आ जाती है Wait. मोइट ऑल्सो नोन एज मोथ मल्टीपल क्या नाम है Multiple ovulation. Ovulation embryo transfer technology. यस पेज नंबर 168. 168 ये आपका नीट के पीवाईक्यू में आ रखा है एमओईटी पे क्वेश्चन ठीक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में से ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी से क्वेश्चन आया है सो ये एक आपको पढ़ना पड़ेगा यही पार्ट एक्सप्लेन करना था कि तुम्हारे हिसाब से एमओईटी क्यों है इतना इंपॉर्टेंट तो आप पूरा उसको एक्सप्लेन कर दोगे एमओईटी का प्रोसेस बना के क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा नहीं है इतना डिटेल में याद नहीं आता है रीडिंग पर ये आपको फिर पढ़ना ही पड़ेगा जिसको ये चैप्टर पढ़ा होगा उसी को पता होगा मैं क्या बात कर रही हूँ बट आप इस चैप्टर में मोइट मत इग्नोर करके जाना ठीक है कुछ नहीं भी पढ़ रहे हो ना इस चैप्टर में मोइट पढ़ लेना ये नीट के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है कहीं पे रेफरेंस आ सकती है ओके Yo, ma'am. नीचे वाला इजी है लेकिन मेरे को ये बता दो नीचे वाले में क्या करोगे क्या तुम डायग्राम बनाओगे क्या तुम डायग्राम नहीं बनाओगे 24 बनाएंगे डायग्राम. बनाएंगे. तो मैं इस आंसर को कैसे स्टार्ट करूं पहले Definition. Genesis capital में लिखो. इसकी डेफिनेशन लिखूं Genesis. Genesis. ऊ जेनेसिस नहीं है वो ऊ जेनेसिस ही है समझ आई ऊ तो बंदर बोलते हैं बंदर हो तुम पूर्वज. Genesis ही बोला. पूर्वज है ऊ जेनेसिस की डेफिनेशन लिखी फिर एक्सप्लेन द प्रोसेस विद द सुटेबल एग्जांपल अब मैं क्या लिखूं एक लाइन छोड़ के सात्विक
मैम their role in क्वेश्चन पता है कौन सा है? 24। मैम the diagram of oogenesis process. थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करो यार। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ oogenesis, थोड़ा सा अच्छा लिख लिया करो यार। ठीक है, अब इसके डायग्राम में क्या करूंगी मैं? कौन से पेज नंबर पे पिक्चर है oogenesis की? लेफ्ट साइड में टॉप, राइट साइड पे टॉप पे बनी हुई है, बताओ। 49 पेज। 29 पेज है ना, वो बहुत अच्छी पिक्चर। 49। 49 49 बहुत अच्छी पिक्चर नहीं है वो, लेकिन आपको नोट्स में अच्छी मिल जाएगी, ज्यादा बड़ी बनी है। ठीक है, बहुत अच्छे। तो ये डायग्राम ना बहुत बड़ा डायग्राम बनेगा आपका, लगभग 1 पेज खा जाएगा ये। ठीक है, तो इसको कैसे बनाना, पहले इसके अंदर के स्टेप्स बनाना। अंदर ज्यादा बड़ा डायग्राम है ना, ग्राफियन फॉलिकल तक बना दोगे। oogenesis पूछ रहा है वो, ओवुलेशन पूछ नहीं रहा है। ठीक है, तो oogenesis बना सकते हो। अगर किसी का मन है तो लास्ट में ओवुलेशन दिखा के कॉर्पस ल्यूटियम भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। पहले अंदर का पार्ट बनाना, फिर उसके बाद बाहर की अंडरलाइनिंग करना। ओके, और पेंसिल से बनाना। क्लियर? एंड शेडिंग मत करके आना। ऑलराइट, तो ये बड़े से शीट पे बनता है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 3 मार्क्स ले सकते हो तुम इसमें, खींच सकते हो। व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वही आ जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में तो डेफिनेशन आ जाएगी, ये तो तुमको पता है। मुझे बता दो इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है, ये बताना जानना चाहूंगी मैं, तुम्हें क्या लगता है? क्रिमिनल सीन, क्या क्रिमिनल सीन? ये लिख क्राइम के सीन, क्या क्राइम सीन? आंसर बताइए किसी से। बूझो तो जाना थोड़ी है, मेरे को हिंट दे दिया। अब आप क्राइम सस्पेक्ट्स में से रियल क्रिमिनल को। तो हेडिंग क्या दूं मैं इसको, यही हेडिंग दे दूं? बता दे भाई, हेडिंग क्या दूं? एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट। एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पहली एप्लीकेशन कि मैं कुछ उसके अंदर टाइटल नहीं बनाऊंगी, सीधा लिख दूंगी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। पहली लाइन खोलो भाई, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग खोलो, पेज नंबर कौन सा है? 122, 121, 123। 123। लो मरो है। पहली चीज क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, लिखो वहां पे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में यूज होता है। और कहीं यूज होता है? यस मैम। बता मैम किससे? चाइल्ड डिटेक्ट करने के लिए होता है कि वो पेरेंट मतलब बच्चा डिटेक्ट कर रहा है या पेरेंट ढूंढ रहा मैम पेरेंट का असली बच्चा एक नहीं है। है? बच्चे का असली पेरेंट कौन है ये ढूंढ रहे हैं हम। तो पैटर्निटी टेस्ट, देख हेडिंग बनानी पड़ेगी इनकी भी। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पहली हेडिंग, फिर इसके आगे तुम एक्सप्लेन करो कि हम क्रिमिनल ढूंढ रहे हैं, पेरेंट। पैटर्निटी टेस्ट मतलब फादर ढूंढते हैं। मैटर्निटी टेस्ट के लिए हम जर्नली माइटोकॉन्ड्रिया को आगे सीक्वेंस करते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया से पता चल जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी में हमें सिर्फ मम्मी से मिले, पापा से तो मिलते ही नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया मम्मी से मिलते हैं हम सबको। हमारे पास अगर ये जानना है मम्मी कौन है, तो वैसे माइटोकॉन्ड्रिया का टेस्ट होता है। ठीक है, पैटर्निटी टेस्ट कहा जाता है। तीसरा और कुछ क्वेश्चन 3 मार्क का है, एक तूने डेफिनेशन लिखे, 2 तूने पॉइंट लिखे, कम है ये। और बता। Forensic study. क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में हो गया था वैसे, मैं ये कह सकती हूँ रिसर्च में यूज कर सकते हैं एन एजुकेशनल फील्ड में। फोरेंसिक स्टडी में सीधी इसलिए नहीं लिख रही बेटा, क्योंकि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में फोरेंसिक स्टडी का पार्ट हो गया ना, तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को फोरेंसिक स्टडी कह सकता था। ठीक है, तो मैंने स्टडी में भी यूज करा है, रिसर्च एंड एजुकेशन, जैसे कैंसर जीन्स को स्टडी करने के लिए भी हम लोग यार इस चीज को यूज कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत जगह यूज होता है। और कुछ मैम डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी, डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी, कहाँ से देखा? एनसीईआरटी। लिखा है? यो मैम, इतनी बड़ी बात लिखी है एनसीईआरटी में? पेज नंबर 123। वो क्या बात है, दोबारा बोल। मैम wider applications such as in determining population and genetic diversities. वैसे
रिसर्च एजुकेशनल फील्ड के अंदर ये बन तो जाता है, पर अगर एनसीईआरटी में लिखा तो एक लाइन ये भी उठा के रख सकते हो, पॉपुलेशन स्टडी होगी एक तरह से। और कुछ ये बनता है पॉइंट? एजुकेशनल हो गई, मेरे हिसाब से तो नहीं बन रहा। और कोई बन रहा है तो बताओ। म्यूटेशंस भी कर सकते हैं। बेटे जब हम बोल रहे हैं ना रिसर्च एंड एजुकेशनल फील्ड, तो उसमें हम ये सब, ये इवन पॉपुलेशन स्टडी वाला पॉइंट भी इसमें कवर हो जाता है, इसलिए मैं अलग लिख नहीं रही थी कि एजुकेशनल फील्ड है ना, तो उसमें चाहे तो पॉपुलेशन की स्टडी कर ले चाहे म्यूटेशन को स्टडी कर ले, एजुकेशन के पर्पज से यूज कर रहा है ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को, तो सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। रिसर्च एंड एजुकेशन में कैंसर स्टडी कर रहा है, इन सब में आ जाएगा। सो एटलीस्ट 4 पॉइंट्स हो गए, तुम्हें 2 तो याद रखेंगे। जनरली ना पैटर्निटी एट और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन याद रहता है, उसमें एक चीज हम डाल सकते हैं रिसर्च एंड एजुकेशनल फील्ड, तो तुमको ये याद रह जाएगा। तो ऐसे पॉइंट्स में लिखोगे ना, और पॉइंट्स में सीधा मत लिखना, हेडिंग बना के लिखना है। ऐसी हेडिंग बना के लिखेगा ना तो तेरी बात का वजन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो भी बच्चा लिखेगा ना इस आंसर को, उस सबको पता है कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में यूज होता है और पैटर्निटी टेस्ट में यूज होता है, लेकिन जो हेडिंग बना देगा उसको पॉइंट मिल जाएगा। समझ आई? ये मैम। This चाहो तो उस पेज पे इसको लिख ले, हेडिंग्स को, भूल जाएगी तो लिख ले, क्या फर्क पड़ता है। चल this मैडम ऊपर आते हैं। ओ ये तो सॉल्व करना पड़ेगा, ये मेरे को फटाफट बता दो। कैटालिटिक कन्वर्टर किस में यूज करते थे? cars में ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं, सिर्फ कार नहीं होती वो। और इसकी कंडीशन क्या होती है? कैसे पेट्रोल होना चाहिए? हम लेड फ्री पेट्रोल। लेड। lead free petrol हाँ, लेड की प्रेजेंस में ये कम वो हो जाता है, वर्क नहीं करता है। तो इसके साथ कौन सा ऑप्शन जाएगा? फोर्थ ऑप्शन हाँ, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एयर में रिलीज करते हैं, वो तो फिर अपनी ग्रीन हाउस गैस होगी, तो उसको कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर 2 डायग्राम बने हैं एनसीईआरटी में, ये वो भी आता है उसमें। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर पीवाईक्यू में आया हुआ है ये बी के साथ। पार्टिकुलेट मैटर, ईयर मफ मतलब कान में लगा लेते हैं पॉल्यूशन से बचाने के लिए। कौन सी पॉल्यूशन से बचोगे कान बचा के? नॉइज पोल्यूशन। noise pollution लैंडफिल्स, गड्ढे खोल के सॉलिड वेस्ट डाल दो। solid waste 21 का आंसर ये बनेगा। क्लियर? yes यो मैम। जब हम कल पढ़ रहे थे, क्वेश्चंस कर रहे थे, तब हमने करा था रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस ना, हम एक्सोन्यूक्लियस से रिलेटेड बात कर रहे थे। आज देखो अगले पेपर में एंडोन्यूक्लियस आ गया, तो क्वेश्चन बन जाता है ना, जो वो पूछते उसी के आसपास पूछते। तो एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? स्पेसिफिक लोकेशंस पर कट लगाता है। अरे यार वो तो एक्सोन्यूक्लियस भी स्पेसिफिक साइट पे लगाता है, डिफरेंस क्या हुआ? मैम ये किसी भी वो कर endonucleus सकते हैं एंड में और other than- किसी भी पॉइंट पे काट सकता है। दोबारा बोल रहे हो? एंडोन्यूक्लियस सिर्फ एंड पॉइंट से टर्मिनल पे काटता है, ये किसी पॉइंट पे काट सकता है डीएनए को। एंडोन्यूक्लियस, ये मुझे लगता है कुछ उल्टा बोल रहा है। मैम इसने दोनों में एंडो एंडो बोला। वही ना, है मैंने एक ना एक बोला। एंडोन्यूक्लियस मेरे को वर्ड बता दो। जब मैं एक्सो बोल रही हूँ, मैं बोल देती हूँ एंड्स ऑफ डीएनए, इंटरनल वर्ड यूज करते हो। वर्ड क्या यूज करते हो? स्टिकी एंड्स होते हैं, एंडोन्यूक्लियस से फॉर्म होते हैं। अरे काटेगा कहाँ डीएनए में? अदर देन एंड्स ऑफ डीएनए, Within किसी भी पॉइंट पे स्पेसिफिक विद इन डीएनए, ये ढूंढने की कोशिश करो। ठीक है, एंड्स ऑफ डीएनए बोला है ना, ये विद इन डीएनए, किसी भी पॉइंट पे काट रहा है ठीक है, लेकिन किसी भी पॉइंट में तो एंड को भी कह सकता है ना पॉइंट। तो विद इन डीएनए, डीएनए के अंदर की तरफ काटता है। तो मैं डेफिनेशन ऐसे बना सकती हूँ दैट एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर द एंजाइम, पहले तो एक वर्ड है की पॉइंट, दैट इज एंजाइम। ठीक है, व्हिच कट्स डीएनए, व्हिच मेक कट एट पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस तीसरा मेरा की पॉइंट आ गया। लास्ट पॉइंट आएगा which cut at palindromic sequence within the DNA, within the DNA मेरा तीसरा की पॉइंट आया। मैं अंडरलाइन करूंगी इनको, मैं एंजाइम वर्ड को अंडरलाइन करूंगी, पैलिंड्रोमिक को और विद इन द डीएनए को अंडरलाइन। समझ आई?
नाउ माय डेफिनेशन इज कंप्लीट। क्लियर? यो मैम। Yes, ma'am. नेम द फर्स्ट एंड ये तो पता है तुमको कौन है पहला? In 3, 3 या 2 है? मैम 2 3, 2 है या 3 है? मैम 2 बता बता। Two. मुझे बता, पेज नंबर बता कहाँ लिखा है? मैम मैम 195 195 195 तो 2। 3 वाला कहाँ पढ़ते हो? ये जो तू कंफ्यूजन कर रहे हैं, जय हिंद PBR 322. PBR 322 में पढ़ा था हिंद 3, वहां से आगे कंफ्यूज कर रहा है यहाँ पे है। ऑल कहेगा हिंद 2 2 नंबर का क्वेश्चन है, बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। ओ कोई इमोशनल होके हिंद को है कैपिटल लिखा ना, इट इज अ साइंटिफिक वे ऑफ राइटिंग इट, अपनी मन मर्जी से मत कराना। ओके, Yes. सो वेरी लिटिल पार्ट लेफ्ट, गुड। तो फिर हम लोग आगे का मूव कर सकते हैं। तो कल ये वाला होमवर्क करके आना जो मैंने दिया, देन वी मूव ऑन एंड हम लोग फिर वो डिस्कस करेंगे, क्या कहते हैं उसको, इवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, होमवर्क